हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सीलरेशन ऑफ ए रोलिंग बॉडी डाउन द इंक्लाइन प्लेन क्या होगा जब कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, जैसे सपोज करो ये इंक्लाइन प्लेन है और इसके अलोंग अगर रोल करते हुए नीचे आएगी तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा और किन चीज़ों पे वो निर्भर करेगा उसके बारे में जानेंगे। एक्चुअली में ये जो डिस्कशंस है वो आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है सो सिखाएगा, जिसमें कि एक रेस हो रहा होगा और उस रेस में डिफरेंट शेप्स जैसे कि रिंग है, स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है और वो सारी चीज़ें जो है सो इंक्लाइन प्लेन के अराउंड जो है सो रोल करती हुई छोड़ी जाएगी और आपसे सवाल पूछा जाएगा कि विच शेप विल रीचेस द बॉटम फर्स्ट या इन लीस्ट टाइम, या विच शेप विल एक्वायर हायर वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस द बॉटम। तो ये सब सवाल जब आपको पूछे जाएंगे तो आप इन्हीं बेसिक कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो आप जरूर रहें इस वीडियो में। सो लेट्स कंटिन्यू। आई हैव ए रोलिंग बॉडी जिसका रेडियस आर है, ठीक है। मैं पहले ही आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये जो रोलिंग बॉडी है इट कैन बी अ रिंग, इट कैन बी अ डिस्क, it can be a sphere, it can be a solid sphere or a hollow sphere. So ये रोलिंग बॉडी किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है। अब ये जो रोलिंग बॉडी है ये बॉडी इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, ये जो इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन थीटा है, इसके अलोंग क्या हो रहा है, ये रोलिंग बॉडी ये इंक्लाइन प्लेन के अलोंग क्या हो रही है, रोल डाउन हो रही है, नीचे की ओर आ रही है। तो अगर इसके फोर्सेस को आप गौर से देखें तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, पहले इस एनालिसिस पे हम लोग अपना टाइम लगाते हैं। तो जैसे कि ये जो पॉइंट, इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास पे जो ग्रेविटी इसको एक नीचे की ओर फोर्स लगा रहा होगा, दिस विल बी द वेट mg, ठीक है। एक फोर्स तो लग रहा होगा। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, आपने पढ़ा भी है कि एक कंपोनेंट तो ये इस डायरेक्शन में होगा जो यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होते हुए पास करेगा, दिस विल बी the norm mg cos theta, ठीक है। why? because if this is theta then this will also leads to theta, this is mg cos theta। और एक दूसरा कंपोनेंट होगा जो इधर की ओर mg sin theta कंपोनेंट एक्ट करेगा। अब क्या है कि ये जो बॉडी है इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट होगा, क्योंकि ये क्या बोला जा रहा है कि इट इज रोलिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन। एज द बॉडी इज रोलिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन, मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और इंक्लाइन प्लेन का जो सरफेस है इसके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, मतलब कि प्योर रोलिंग का जो कंडीशन है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। और इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे, क्योंकि एक्सेलरेटेड ये तो था जब आपका यूनिफॉर्म रोलिंग हो रहा होगा, जब आपका यूनिफॉर्म रोलिंग मतलब कि जो रोलिंग बॉडी है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है सो ट्रांसलेट कर रहा होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा। लेकिन अगर उस बॉडी पे फोर्सेस एक्ट करते हैं तो दिस इक्वेशंस लीड्स टू एन इक्वेशन A इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ आर, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन हमारा इस रोलिंग के इस केस में फुलफिल हो रहा है, क्योंकि हम एज्यूम ही कर रहे हैं कि इस सरफेस पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सफिशिएंट है टू अलाउ द प्योर रोलिंग। अब जब बात फ्रिक्शन फोर्स की हो रही है तो आप बता सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे किधर की ओर लगेगा। देखो इस ऑब्जेक्ट पे ये जो रोलिंग ऑब्जेक्ट है, एक्चुअली मैं जब इसको रखूँगी यहाँ पे तो इसमें फोर्स mg sin थीटा नीचे की ओर लगेगी और ये फोर्स इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को क्या करेगा, स्लाइडिंग टेंडेंसी प्रोवाइड कर रहा है डाउन द प्लेन। तो इस स्लाइडिंग टेंडेंसी को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अप द प्लेन। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स F, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स ही मात्र इकलौता फोर्स है जो इसको रोलिंग के लिए टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है इस सिनेरियो में। क्योंकि देखो तो एक्चुअली में जब ये रोलिंग हो रहा है तो इट इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, और साथ में ट्रांसलेटिंग। तो इस एक्सिस के अबाउट, ये जो सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट जो फोर्सेस पिक्चर में है, एक तो mg sin थीटा है, तो इस फोर्स का या mg cos थीटा कंपोनेंट है, इस फोर्स का तो कोई टॉर्क इस पर लगेगा नहीं। टॉर्क किसका लगेगा, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स का ही टॉर्क लगेगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स जो है सो एक्सिस से r डिस्टेंस अवे लग रहा है। तो
तो केवल फ्रिक्शन फोर्स ही वो टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से रोलिंग इस केसेस में हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप ये बात करो कि फॉर द केस ऑफ लीनियर मोशन अलोंग द इंक्लाइन, ये जब रोलिंग हो रही है तो ये जो है सो लीनियरली ट्रांसलेट भी कर रहा है और साथ में रोटेट भी कर रहा है। तो अगर आप माने कि लेट ए बी द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोलिंग बॉडी, ठीक है, रोलिंग बॉडी ए जो है सो एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन है ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, मतलब इस सेंटर ऑफ मास जो है वो इधर की ओर ए एक्सेलरेशन से ट्रांसलेट हो रहा है एंड अल्फा बी द एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन ये हम अभी एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब जरा बताओ कि लीनियर मोशन के लिए इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है एक है mg sin थीटा और अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो तुम लिखोगे फॉर लीनियर मोशन अलोंग द इंक्लाइन, फॉर लीनियर मोशन अलोंग द इंक्लाइन, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, अलोंग द इंक्लाइन क्या लिखोगे mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स F and this is equal to the mass of the body m into linear acceleration या acceleration of center of mass. This is the equation 1. ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन आ गया है। अब देखो ये तो था जब आप linear motion along the inclined plane कंसीडर किए, अब ये inclined plane के लिए रोटेट भी तो कर रहा है अपने सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट। तो अगर आप देखो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन लगाओगे तो हम जानते हैं कि क्या होता है, टाउ जो होता है इज इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ अल्फा, और यहाँ पे हम टॉर्क किसके अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट। तो इस एक्सिस के अबाउट केवल फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स का लीवर आर्म का लेंथ r है, तो F इंटू आर इज द टॉर्क, सो F इंटू आर इज द टॉर्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर आपको पता हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई होता है उसको रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में हम कैसे लिखते हैं, मास इंटू के पे स्क्वायर, जहाँ पे क्या होता है तो के क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाता है, ठीक है, के इज द रेडियस ऑफ जायरेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म्स में ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, तो क्यों नहीं मैं यहाँ भी इसको एक्सप्रेस कर लेता हूँ। ये हो गया एम के स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिप्लेस कर दिया एम के स्क्वायर से, और जो अल्फ़ा की वैल्यू है मैं यहाँ फिलहाल अल्फ़ा ही लिखता हूँ। अब देखो यहाँ से मैंने कहा है कि चूंकि ये सवाल ही कह ही रहा है कि प्योर रोलिंग हो रही है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा होगा, तो कहीं ना कहीं अल्फ़ा इज इक्वल टू ए बाई आर में लिख सकता हूँ इस इक्वेशन से, ठीक है, क्योंकि प्योर रोलिंग के लिए ये सिचुएशन सेटिस्फाइड होनी है। जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा इस रोलिंग ऑब्जेक्ट का, ये जो एंगुलर अल्फ़ा की वैल्यू होगी, इट शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं, लीनियर एक्सेलरेशन जो जिस लीनियर एक्सेलरेशन से ये ट्रांसलेट करेगा इधर की ओर, इट शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू द रेडियस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये जो चीज़ है वो सेटिस्फाइड होनी है। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि अल्फ़ा की वैल्यू ए बाई आर है, तो मैं ये साफ लिखूँगा फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एम के स्क्वायर इंटू ए बाई आर स्क्वायर। ये हो गया मेरा फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई, हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन मतलब इक्वेशन वन में मैं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू डाल देता हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एफ इन इक्वेशन वन में मैं डाल रहा हूँ, तो ये हो गया कितना, एम जी साइन थीटा माइनस एम के स्क्वायर इंटू ए बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको कि एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए और 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एम से एम में काट दूँ तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो आ गई जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ड्राइव हुआ
जिसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई है। आप इसको कंक्लूड कर सकते हो कि यहाँ पे जो एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, जो इसका ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन है रोलिंग के दौरान, वो डिपेंड करता है रेडियस ऑफ जायरेशन के पे। ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन के पे डिपेंड करता है। और अब देखो के, ये जो टर्म है वो किस पर डिपेंड करता है, 1 + k² तो रेडियस ऑफ जायरेशन पर डिपेंड करता है इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सपोज आपके पास ऐसा सिचुएशन है कि दो ऑब्जेक्ट जो इक्वल शेप्स के हैं, दो ऑब्जेक्ट इक्वल मतलब शेप, मतलब कहने का मतलब जैसे दो सॉलिड स्फीयर है, अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, अलग अलग डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए हैं, मासेस अलग है, रेडियस भी उनका अलग है। ठीक है, लेकिन उस केसेस में जब उसको हम इंक्लाइन प्लेन पे जब रोल डाउन होगा तो दोनों जो है सो क्या करेगा, सेम एक्सेलरेशन एक्वायर करेगा, क्योंकि दोनों का जो रेडियस ऑफ जायरेशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, मास इंडिपेंडेंट फैक्टर है जो है सो। ठीक है, तो वो सेम एक्सेलरेशन से जो है सो नीचे की ओर आएगी। साथ में डिफरेंट शेप्स अगर आप लो तो आप कह सकते हो कि जैसे मान लो कि आपका रिंग है, तो रिंग के केस में जब आपके पास रिंग है तो रिंग के केस में क्या होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई की वैल्यू होती है वो mr² होती है। तो अगर इसको रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में लिखोगे तो mk² होगा। तो कहीं ना कहीं तुम इसे कंक्लूड कर सकते हो कि आपको रिंग के केस में क्या होगा, तो k² की वैल्यू हो जाएगी r² के बराबर। ठीक है, मतलब ये कैपिटल में ले लो, इसको अगर मान लो रेडियस ऑफ द शेप हम रिंग का कैपिटल R में लेते हैं, तो यहाँ से k² r² की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है। रिंग के केस पे अगर रिंग के बदले डिस्क है, ठीक है, तो डिस्क का आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr², और इसको अगर रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म्स में लिखो तो mk² होगा। तो यहाँ से आ जाएगा k², ठीक है, r², k²/r² = 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, देखो k की वैल्यू जो k²/r² की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ डिफरेंट शेप के लिए। अब अगर स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, उस केस में i की वैल्यू होती है 2/5 mr²। तो अगर रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में लिखो तो क्या होता है, ये m × k²। तो फाइनली यहाँ से सॉलिड स्फीयर के केस में k²/r² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/5 मतलब 0.4। और अगर ये आपका हॉलो स्फीयर है, ठीक है, हॉलो स्फीयर है, तो उस केस में i की वैल्यू होती है 2/3 mr²। तो जब ये आप रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म्स में लिखोगे तो mk² मतलब k²/r² = 2/3 मतलब 0.66 करके आएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि जो k²/r² की वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा कम हो रही है। देखो यहाँ से k²/r² की वैल्यू सबसे ज़्यादा है जब वो रिंग है, ठीक है, और अगर k²/r² की वैल्यू सबसे ज़्यादा है जब वो रिंग है, इसका मतलब सबसे लिस्ट एक्सेलरेशन कब होगा, जब वो रिंग जो है सो जब स्लाइड करेंगी तो उसका सबसे लिस्ट एक्सेलरेशन होगा। मेरे कहने का मतलब है कि सेम मास, ठीक है, मासेस अगर मैं सेम रखता हूँ और रेडियस भी सेम रखता हूँ, तो जब रिंग और ये सारे शेप्स को जब मैं एक इंक्लाइन प्लेन से होकर के स्लाइड करवाता हूँ, मतलब सिचुएशंस कुछ आपका ऐसा है, सपोज करिए कि एक रेस लग गई, ये रहा एक इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, और ये जो इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, इस पर मैंने अब रेस लगा दिया। मैंने एक यहाँ रिंग रखा, रिंग है, ये क्या है, ये शेप हो गया रिंग। उसके बाद मैंने रखा यहाँ पे क्या, डिस्क, ठीक है, डिस्क रखा, ठीक है, ये हो गया डिस्क। फिर मैंने रखा सॉलिड स्फीयर, ठीक है, ये हो गया सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, और फिर मैंने रखा हॉलो स्फीयर, ये हो गया हॉलो स्फीयर। आप कोई भी शेप ले सकते हो, ठीक है, इसमें कोई इशूज़ नहीं है। तो ये जो सारे शेप्स हैं, ठीक है, तो जब आप, मैं कह रहा हूँ क्या चीज़ कि k²/r² की वैल्यू किसकी मैक्सिमम आ रही है, रिंग के केस में मैक्सिमम आ रही है। मतलब इस रिंग के केस में हमारे पास k²/r² की वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। इसलिए इसका जो एक्सेलरेशन जो एक्वायर होगा, एक्सेलरेशन जो ये जो पैरामीटर है वो क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होगा। और अगर स्मॉलेस्ट होगा तो ये लिस्ट एक्सेलरेशन एक्वायर किया, ये ज़्यादा टाइम लेगा, टेक्स मोर टाइम टू रीच द बॉटम पॉइंट, ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम इसी को लगेगा।
और सबसे लेस वेलोसिटी एक्वायर करेगा जब वो यहाँ आएगा, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशंस क्या है तो कम है। उसी तरह से आप देखेंगे कि सबसे जो कम मतलब k² की वैल्यू आती है आपको सॉलिड स्फीयर के केस में, और ये जितना कम होगा एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा। तो आप एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हो कि सॉलिड स्फीयर जो है इस केस में k²/r² की जो वैल्यू है वो 0. क्या आ रही है 4 आ रही है। ये सबसे क्या है तो लेस है, इसलिए इसका जो एक्सेलरेशन होगा सबसे ज़्यादा होगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू सॉलिड स्फीयर में सबसे ज़्यादा होगी और इसीलिए ये सबसे फास्ट, क्योंकि एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी वो एक्वायर करेगा तो मतलब डाउनवर्ड मोशन में, तो इट रीचेज द फर्स्ट। इसलिए सॉलिड स्फीयर जो होगा, सॉलिड स्फीयर रीचेज द बॉटम पॉइंट इन लीस्ट टाइम, रीचेज द बॉटम पॉइंट इन लीस्ट टाइम, सबसे कम समय में सॉलिड स्फीयर पहुंचेगा। ठीक है, तो अगर रेस को देखो, डिसाइड करो कि इस रेस में कैसे कैसे कौन जीत रहा है, तो जिसका सबसे कम 0.4 सॉलिड स्फीयर सबसे पहले नीचे पहुंचेगा, सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन वो एक्वायर कर रहा है, एक ही वैल्यू सबसे ज़्यादा सॉलिड स्फीयर के केस में हो रही है। उसके बाद देखो तो तुम्हारा डिस्क है वो 0.5 है, उसके बाद डिस्क जो है सो दूसरे नंबर पर रेस में जीतेगा, और उसके बाद देखो तो हॉल स्फीयर तीसरे नंबर पर जीतेगा, और रिंग जो है सो सबसे लास्ट आएगा। तो आपने देखा कि रोलिंग हो रही है, अगर सारे पैरामीटर मास और रेडियस सेम है, फिर भी शेप्स पे डिपेंड कर गया कि रिंग सबसे लेट से पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर सबसे पहले आपको बॉटम पॉइंट पे पहुंचेगा और सबसे ज़्यादा वेलोसिटी एक्वायर किए रहेगा, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन जो है सो ज़्यादा है। तो ये तो चीज़ हो गई एक्सेलरेशन की, लेकिन शायद इस डिस्कशन में आप एक चीज़ भूल रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स की बात भी थोड़ी कर ली जाए, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ही है जिसकी वजह से रोलिंग जो है तो यहाँ पॉसिबल हो पा रही है। तो ज़रा देखें, एक्सेलरेशन की वैल्यू तो मैंने निकाल दी, आप देख भी पा रहे हैं कि दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g sin थीटा बाई 1 + k²/r²। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू देखो, यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं इसमें डालूंगा फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू m × k²/r², और ये हो जाएगा g sin थीटा बाई 1 + k²/r²। ठीक है, अब इसको जब करोगे तुम तो ये क्या हो जाएगा mg sin थीटा, g sin थीटा, और यहाँ मैं k² से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि ये r² हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + r²/k²। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, एंड ऑफ कोर्स दिस फ्रिक्शन विल बी द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हेयर। तो फ्रिक्शन फोर्स ये होगा। अब देखो, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसकी वैल्यू ये आई, इसकी जो वैल्यू है वो इसके इस सरफेस पे जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है उससे इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगी तो स्लाइडिंग होगा। स्लाइडिंग भी कैसा होगा कि ये जो ऊपर वाला फ्रिक्शन फोर्स है वो इनसफिशिएंट होगा, स्लाइडिंग नीचे होगी तो इसमें फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस आएगा। ठीक है, प्योर रोलिंग नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकल के आ रही है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम होनी चाहिए। जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऐड करेगा। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है दिस F, जो कि mg sin थीटा बाई 1 + r²/k² है, इट शुड बी क्या चीज़ लेसर इक्वल टू म्यूएस टाइम्स ऑफ m। ये क्या है, ये है आपका स्टैटिक मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि इस लिमिट के बाद जो फ्रिक्शन काम करेगा वो काइनेटिक नेचर का होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो आप देख रहे हैं क्या चीज़ की लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है। अब देखो जो n की वैल्यू है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यहाँ देखो mg cos थीटा नीचे है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो सरफेस ऊपर अप्लाई करेगा। तो कहीं ना कहीं आप लिख सकते हो कि n इज इक्वल टू mg cos थीटा इस केस में होगा। ठीक है, तो ये n यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो म्यू एस mg cos ऑफ थीटा एंड दिस इज इक्वल टू द फ्रिक्शन फोर्स क्या है, तो mg sin थीटा बाई 1 + r²/k²। तो यहाँ से देखो तो mg कट गया, तुम लिख सकते हो यहाँ से कि tan थीटा शुड लेसर इक्वल टू म्यू एस इंटू 1 + r²/k², या तुम ऐसा लिख सकते हो कि म्यू एस
जो है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन शुड ग्रेटर इक्वल टू टेन थीटा बाई 1 + r²/k²। तो करने का मतलब जो आपका ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या है भैया, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसकी जो वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू टेन थीटा बाई 1 + r²/k²। ये चीज़ होनी आवश्यक है, ठीक है। जो ये कंडीशन आ गया फ्रिक्शन को लेकर के कि प्योर रोलिंग अगर होनी है तो जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है ये इस कंडीशंस को फुलफिल करेगा। इट शुड बी ग्रेटर देन द टेन थीटा ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लाइन बाय 1 + रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द शेप बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द शेप बाय द रेडियस ऑफ gyration का स्क्वायर। इस कंडीशंस को उसको फुलफिल करना पड़ेगा जो है सो। अब इसी डिस्कशंस में एक छोटा सा बात ये भी समझ लें कि अगर यही घटना जो नीचे रोलिंग की हो रही थी अगर अपवर्ड कोई ऑब्जेक्ट रोल करेगा उस केस में फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शंस क्या होंगे, ये ज़रा मुझे बता सकते हैं क्या कोई? तो देखिए अपवर्ड के केस में क्या होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये है और ये रहा मेरा शेप और ये अगर अपवर्ड रोल करेगा मतलब ये ऊपर की ओर इसका ACM जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा ऐसा और रोलिंग करेगा तो एक्सेलरेशन अल्फा इधर की ओर होगा। इस केस में क्या है कि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो जो इसका mg जो है साइन थीटा कॉम्पोनेंट क्योंकि mg नीचे लगेगा और इसका एक कॉम्पोनेंट होगा इधर mg साइन थीटा। तो ये जो mg साइन थीटा कॉम्पोनेंट होगा क्या करेगा, इसका वेलोसिटी को क्या करेगा, घटाएगा। इसकी वेलोसिटी को घटाएगा तो वो v इक्वल टू जो ओमेगा इंटू आर जो हम जानते हैं कि अगर प्योर रोलिंग होना है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, ऊपर जाने के क्रम में वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एंगुलर एक्सेलरेशन को भी डिक्रीज, एंगुलर वेलोसिटी भी डिक्रीज होगा और एंगुलर वेलोसिटी को डिक्रीज करने के लिए जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स है उस केस में वो अपवर्ड F लगेगा क्योंकि तब ये क्या करेगा तो हमारे एंगुलर एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई करेगा और उससे क्या होगा तो मेरा जो एंगुलर वेलोसिटीज़ है वो साइमल्टेनियसली घटेगा और इस रिलेशंस को हम रोलिंग के दौरान थ्रू आउट मेंटेन कर पाएंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड इस केसेस में होगा। अब सवाल को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सपोज करो कि ये जो नीचे रोलिंग डाउन हो रहा था तो इसमें तो रोलिंग हो रही थी, सफिशिएंट फ्रिक्शन है। अगर मान लो कि सफिशिएंट फ्रिक्शन ना रहे तो क्या होगा, रोलिंग के साथ तो स्लिपिंग होगा, मतलब रोलिंग भी होगा स्लाइडिंग भी होगा, स्लिपिंग का केस होगा। तो उस केसेस में जो सारे शेप्स है रिंग आपका रिंग हो गया, डिस्क हो गया, स्फीयर हो गया, हॉलो स्फीयर हो गया, तो सब सेम एक्सेलरेशन से जो है सो नीचे की ओर आएंगे क्योंकि उस केस में जब स्लाइडिंग होगा तो क्या होगा, स्लाइडिंग जब होगा सपोज करो यहाँ रोलिंग नहीं हो रहा है, ये जो चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे अगर रोलिंग नहीं हो रहा है स्लाइडिंग हो रही है तो ये जो शेप है ठीक है स्लाइडिंग होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा ये F के लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स और ये जो mg है वो इधर है तो यहाँ से mg साइन थीटा इधर लगेगा, mg साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये हो गया mg cos थीटा और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n ऊपर की ओर लगेगा। तो नेट जो x का एक्सेलरेशन होगा a जो लिखोगे स्लाइड होगा, नेट एक्सेलरेशन a क्या हो जाएगा mg नेट एक्सेलरेशन मतलब नेट मान लो m इंटू ए इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस एफ के और एफ क्या होता है म्यू टाइम्स ऑफ एन, म्यू के टाइम्स ऑफ एन, एन हो गया mg cos थीटा mg cos थीटा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी g साइन थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। तो सारे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेम ही होगा। देखिए यहाँ एक्सेलरेशन जो है तो बॉडी के किसी सेट पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए अगर आपको स्लिपिंग हुआ या कह सकते हो कि अगर फ्रिक्शन फोर्स सफिशिएंट नहीं है प्योर रोलिंग देने के लिए उस केसेस में सारे शेप जो है सो सेम टाइम पे जो है सो नीचे की ओर पहुँचेंगे, जो है सो नीचे तो रेस में सेम टाइम पे पहुँचेंगे। या सपोज करो कि यहाँ मतलब फ्रिक्शन है ही नहीं तो ऑफकोर्स रोलिंग होना नहीं है, स्लाइडिंग होना है और स्लाइडिंग होना है तो सारा ऑब्जेक्ट जो है तो सेम वेलोसिटी से जो है सो नीचे की ओर आएगा। तो आई होप कि आपको रोलिंग की जो ये कंसेप्ट्स हैं वो समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप इसको कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी फीडबैक प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखें ताकि हम लोग अकॉर्डिंगली अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। थैंक यू फ्रेंड्स।